बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और पिंडी टेस्ट अब ड्रामाई अंदाज में दाखिल हो गया है और बांग्लादेशी बैटर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। अपनी पहली इनिंग के अंदर 565 रन स्कोर किए बांग्लादेश ने पहली इनिंग में और ऐसा लगता है जो 117 रन की लीड है वो दबाव पाकिस्तानी बैटर्स बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और वही कुछ जो पाकिस्तान ने अपने प्लानिंग में सोचा था अब वो पाकिस्तान के साथ होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 117 रन की लीड है यहाँ पर बांग्लादेशी टीम ने हासिल की है और अब जब पाकिस्तान के बैटिंग का आगाज हुआ तो 23 रन पर पाकिस्तान के एक खिलाड़ी आउट हो गए हैं और वो आउट होने वाले बैटर जिन्होंने पहले इनिंग के अंदर नीफ सेंचुरी स्कोर की थी, 56 रन की बारी खेली थी, साइम अय्यूब। विकेट पे अब अब्दुल्ला शफीक मौजूद है। काफी गहरी जिम्मेदारी अब अब्दुल्ला शफीक पर आयद होती है और जिन्होंने पहली इनिंग में भी रन स्कोर नहीं किया, लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा गो के पाकिस्तान के तमाम ही तेज बॉलर्स ने इस विकेट पर जो है विकेटें हासिल की और खासकर अगर बात करें यहाँ पर शहनशाह आफरीदी की, बेशक कल उन्हें कोई विकेट नहीं मिली थी लेकिन आज उन्होंने 2 विकेटें तो हासिल की है, लेकिन उन्होंने अपने 2 विकेटें भी बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में हासिल की है। आज उनके घर जो है एक बेटे की पैदाइश हुई है और विनस टीम के तमाम मेंबरान की जानिब से शहनशाह आफरीदी को बहुत बहुत मुबारक हो, साथ साथ उनकी तमाम फैमिलीज़ को बहुत मुबारक हो क्योंकि शहनशाह आफरीदी पाकिस्तान का फ़ख्र है। जिस किस्म के वो स्पेल करते हैं, जिस किस्म की आजकल वो बैटिंग कर रहे हैं, जिस किस्म के ऑलराउंडर्स में अब शुमार होने लगे हैं शहनशाह आफरीदी, तो ये भी एक बात है अच्छी है कि अब शहनशाह आफरीदी अब बाप बन गए हैं और ज़िंदगी का ये एक हिस्सा है और हम भी मुबारकबाद यहाँ उन्हें दे रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ है खेली जा रही, जिस तरह हम बात कर रहे थे इस टेस्ट मैच के हवाले से, नसीम शाह 13 माह के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी हुई और इस वापसी का जश्न उन्होंने 30 टेस्ट मैच में पहले इनिंग में 3 विकेटें लेकर हासिल किया। खुर्रम शहजाद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और साइम अय्यूब ने कल 1 विकेट हासिल की थी और उसी पर तवादा हासिल करना पड़ा है साइम अय्यूब को, लेकिन यहाँ पर उनकी जो अहम कारकर्दगी है वो उनकी बैटिंग है, लेकिन एक दफ़ा फिर वो नाकाम हुए दूसरी इनिंग में और अब पाकिस्तान के जहाँ 117 रन की पहले लीड ख़त्म करनी है, 1 विकेट पाकिस्तानी टीम ने गंवा दी हैं। तो इन सब सूरताल पर भी बात करेंगे अपने शो के अंदर, लेकिन एक अफसोसनाक खबर ये भी है कि भारत के अंदर स्नूकर चैंपियनशिप अंडर 17 और 21 मुनक्किद हो रही थी, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो पाकिस्तान के स्नूकर के प्लेयर्स हैं उन्हें 3 प्लेयर्स को जो है वीज़े जारी नहीं किए और वहाँ पर क्या कुछ हुआ इस हवाले से भी अपने शो में बात करेंगे क्योंकि स्नूकर में इस वक्त पाकिस्तानी टीम बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। तो इन सारी सूरत-ए-हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनके साथ साथ इकबाल मेमन साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। तो सबसे पहले जावेद साहब की तरफ चलते हैं। जावेद साहब, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जितने भी खेल रहे थे चारों ने विकेटें हासिल कर ली, लेकिन एक पहाड़ जैसा स्कोर यहाँ पर पहले इनिंग में बांग्लादेश ने कर दिया। 565 रन स्कोर किए, 117 रन की लीड ले ली पहले इनिंग में और फिर इस लीड को उतारने से कबल ही पाकिस्तान के एक बैटर जिन्होंने 56 रन की बारी खेली पहले इनिंग में वो आउट हो गए। अब कितनी भारी जिम्मेदारी कप्तान पे भी आयद होती है, अब्दुल्ला शफीक पे भी आयद होती है और फिर जो T20 के कप्तान हैं हमारे बाबर आजम, उन पर कितनी भारी जिम्मेदारी रहती है, फिर सेंचुरी स्कोर करने वाले दोनों बैटर मोहम्मद रिजवान और सऊद शकीरा और सलमान अली आगा पर। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। जिस तरीके से अभी आपने अपने इंट्रो में कहा है कि पाकिस्तान जो चाह रहा था वो बांग्लादेश ने कर दिखाया। देखें 448 पे 6 डिक्लेयर कर दिया हमने और फिर आपने ये जो बिल्कुल बेजान विकेट, बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली विकेट, वहाँ पे फास्ट बॉलर जो है बॉलिंग कर करके आपको देखें रिज़ल्ट क्या मिला। नसीम ने 3 आउट किए, बकाया 2 खुर्रम, आफरीदी और अली को 2-2 विकेटें मिली हैं, साइम ने 1 विकेट ले ली थी। लेकिन देखें आपको यहाँ क्रेडिट देना होगा बांग्लादेश की टीम को क्योंकि उन्होंने जो है आपकी विकेट जो है रीड कर ली थी, पढ़ ली थी और हमारी जो हो टीम मैनेजमेंट है वो पढ़ ही नहीं सकी, उन्हें पता ही नहीं था कि ये विकेट फास्ट है या स्लो है। देखें पहले दिन से ही पता चल रहा था कि ये पिंडी का ग्राउंड है, यहाँ कभी भी फास्ट विकेट नहीं आज तक बन सकी और वही हुआ। सिर्फ वो थोड़ी सी बारिश हुई उसकी वजह से 3 आउट हो गए थे, उसके बाद तो आप रन्स की यहाँ गंगा बहने लग पड़ी। अब देखें पाकिस्तान देखें बैकफुट पे चला गया है, बांग्लादेश जो है वो देखें अपर हैंड आ गया है। उन्होंने जो ये 117 रन की लीड ली है
ये कल ही हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि ये जो 17 रन की उन्होंने आज लीड ले ली है और फिर साइम अयूब की विकेट भी ले ली है और आज का चौथा दिन अख्ताम हुआ है और मेरे ख्याल 23 रन है 10 ओवर्स में और आपका एक प्लेयर आउट हो गया है। अगर मोइन भाई कल जिस तरीके से बांग्लादेश की बॉलिंग है और आपको पता जैसा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है दूसरी इनिंग में, अगर हम पे थोड़ी सी भी लीड चढ़ जाए तो हम जो है एकदम पैनिक में आ जाते हैं। देखिए कल शान मसूद पे कैप्टन खेलने की जिम्मेदारी है। अब्दुल्ला शफीक ने जो पहली इनिंग में नाकाम हुए थे उन्हें भी उसका अजाला करना है और फिर सबसे ज़्यादा बाबर आजम के लिए बड़ी अहम होगी ये दूसरी इनिंग, क्योंकि पहली इनिंग में जो है वो 0 पर आउट हुए थे और इसी तरीके से उसके बाद वाले जो हमारे बैट्समैन हैं सऊद शकील हो गया, रिजवान अहमद हो गया, इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। 141 और 171 रन की इनिंग्स ये दोनों खेल चुके हैं। लेकिन कल लंच से पहले पहले अगर हमारे बैट्समैन 2-3 आउट हो जाते हैं तो देखिएगा बांग्लादेश की टीम बिल्कुल आप पे चढ़ दौड़ेगी और जो आपने स्पिनर नहीं खिलाया कल देखिएगा, कल 5वां दिन है, आप उनके स्पिनर्स का किरदार देखिएगा, वो आपको नज़र आएगा कि स्पिन कितना ज़रूरी होता है 5 रोज़ा क्रिकेट में। 5 रोज़ा क्रिकेट के अंदर स्पिनर्स का किरदार कितना अहम होता है। यकीनन ये जाट साहब कह रहे हैं। इकबाल मेमन साहब अगर थोड़ी सी हम बात करेंगे 5वें दिन की, 117 रन की लीड, 23 रन हमने बनाए, एक खिलाड़ी आउट है। पहले तो 117 रन की लीड हमें ख़त्म करनी है, फिर हमें रन बनाने हैं और ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी टीम प्रेशर में होगी। अगर पाकिस्तानी टीम 250-300 के अंदर आउट हो जाती है, अब तो यहाँ ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी टीम या तो ड्रॉ की जानी जाएगी मैच के लिए या फिर मैच बचाने की कोशिश करेगी। और 200-250 रन के अंदर टीम आउट हो जाती है और 30-35 ओवर्स के अंदर या 30 ओवर्स के अंदर यहाँ पर 150 के करीब अगर रन का टारगेट चेज़ करना पड़ा बांग्लादेश को, आप समझे मैच का फैसला हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है शहजादा, लेकिन ये है कि ये हमने देखा है कि पिछली टेस्ट सीरीज़ जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो भी हुआ है, तो रावलपिंडी जो है वो बिल्कुल फैसलाबाद की किसी ज़माने में पिच हुआ करती थी, तो उसकी तरह खेल रही है। और इसको जो है इनको क्रिएटर ने पता नहीं कैसे बनाया है और बिल्कुल ही डोसाइल किस्म की पिच है और वहाँ पे बैटिंग जो है बड़ी शानदार की जा रही है। और इस वजह से आप देखें कि अच्छा, और 3 विकेटें जो हमारी शुरू में गिर गई, वरना तो शायद हमारे भी 500-550 रन्स होते, तो हमसे वो लीड ले गए हैं और अभी वो प्रेशर में आ गए हैं, क्योंकि देखें साइम अयूब भी जल्दी आउट हो गए, हालांकि 56 रन उन्होंने पहली इनिंग में बनाए थे, तो डेफिनेटली इस वक्त अंडर प्रेशर है और 23 रन बनाए हैं 10 ओवर में, इसका मतलब है 2.30 का एवरेज जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये शहजादा कि अगर ये अंडर प्रेशर खेलेंगे और रोक रोक के खेलेंगे तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि स्पिनर्स हैं उनके पास ज़्यादा, और स्पिनर्स की जो है ना वो उसमें अगर आप डिफेंसिव खेलेंगे तो उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप आउट हो जाएं, स्पेशली या एलबीडब्ल्यू हो जाए या जो क्लोज इन फील्डर्स होते हैं वो आपकी जो है कैचेस पकड़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा खुल के खेलना पड़ेगा, वरना जो है और मज़ीद अंडर प्रेशर हो जाएंगे। अभी भी हमारे पास तकरीबन 6 खिलाड़ी हैं जो अच्छा खेल सकते हैं, तो उम्मीद है कि कल सुबह जो है कुछ बेहतरी होगी, नई सुबह होगी, फ्रेश होंगे, तो मैं समझता हूँ कि बेहतरी हो सकती है। लेकिन ये कि डेफिनेटली अंडर प्रेशर है, और जिस तरह हम बार बार जो है जावेद साहब भी और मैं भी ये कह रहे थे कि भाई बांग्लादेश की टीम को आप हल्का ना लें, और उन्होंने पहली गलती यही की कि आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ चले गए, एक भी रेगुलर स्पिनर नहीं लेके आए, और इब्रार को मिस्ट्री स्पिनर से ज़्यादा मिस्ट्री मैन बना दिया उन्होंने, और इब्रार का समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई उसकी बॉलिंग को आप मिस्ट्री है या वो खुद मिस्ट्री है, उसको तो आप बिल्कुल मौका ही नहीं दे रहे। तो अब यही है कि सेलेक्टर्स किस दबाव के तहत जो है ये फास्ट बॉलर्स खिलाएं, और कुछ भी हो ज़्यादा पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स को कभी भी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मदद नहीं मिली, और सिर्फ मुझे याद है कि बहुत पहले की बात है कि सियालकोट की जो पिच थी उसमें जो है हमने श्रीलंका के ख़िलाफ़
बहुत ज़बरदस्त फास्ट बॉलिंग कराई थी और उसमें फास्ट बॉलर्स को मदद हुई थी। अदरवाइज हमारे पास कोई तारीख नहीं है कि फास्ट बॉलर्स को, हाँ इमरान खान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग कराते थे, सरफराज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग कराते थे, तब जाके विकेटें मिलती थी, वरना वकार यूनुस कराते थे, वसीम अकरम कराते थे, लेकिन पिच से मदद इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलती नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि इनको जो है सोचना चाहिए था कि हमारी एक तारीख है, भले क्यूरेटर ने जो भी मिट्टी डाली हो, हमारे पास फास्ट बॉलिंग के लिए मुयस्सर पिच बनती नहीं है, या तो बैटिंग पिच होती है या स्पिन उसको मदद देती है। तो अब आप देख लें कि स्पिनर्स को सेकंड इनिंग में दोनों की जो है वो मदद होगी और उसमें पाकिस्तान बहुत अंडर प्रेशर होगा। पाकिस्तान प्रेशर में होगा, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो इस वक्त अब कप्तान शान मसूद प्रेशर में नज़र आ रहे हैं। होम सीरीज़ के अंदर पहली दफ़ा क़यादत कर रहे हैं, प्रेशर उन पर आ गया है और इस प्रेशर को किस तरह हैंडल करेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो बाबर आजम भी बेहतरीन फॉर्म में नहीं है। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर बाबर आजम का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा सेकेंड इनिंग्स के अंदर? बिल्कुल, मतलब है कि इस वक्त जो है ना, बाबर आजम हमारे रूट भी हैं, हमारे स्मिथ भी हैं, हमारे कोहली भी हैं, और इसलिए उनको जो है परफॉर्म तो करना पड़ेगा। और शान मसूद भी डेफिनेटली एज ए कैप्टन उनको जो है शो करना पड़ेगा, एक जो है लीडिंग बाय फ्रंट उनको करना पड़ेगा, क्योंकि देखें इस वक्त पाकिस्तान बहुत प्रेशर में है और एक छोटी टीम है बांग्लादेश की, जिसको हमने बार बार कहा था इसको हल्का ना लें, और इनको कल जो है बैकफुट पे जाके, मतलब बैकफुट का मकसद ये है कि जो है उस पर बैकफुट पे ना जाए क्रीज पे, लेकिन ये कि थोड़ा सा एहतियात के साथ मोहतात होके खेलना पड़ेगा। जो बॉलें मारने की हैं उस पर डेफिनेटली मारें, और जिन बॉलों को रोकना है उन पर रोकें, क्योंकि देखें खामखा में आउट ना हो। और ये पहला टेस्ट मैच है, या तो उसको ड्रॉ की तरफ जाएं, या फिर अगर थोड़ा सा खुल के खेलें और स्कोर करें जिस तरह इंग्लैंड स्कोर करती है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर ये डर गए और दब के खेलेंगे तो आउट हो जाएंगे। चलें जावेद साहब, यहाँ तो पिंडी टेस्ट की सूरत-हाल आपके सामने 4 दिन तक, 5वें दिन क्या कुछ होता है, ड्रामे अंदाज क्या होते हैं, ड्रामाई अंदाज है, तो उस पर भी बात हम करेंगे अपने शो के अंदर। लेकिन अब दूसरा टेस्ट मैच भी हमें पिंडी में खेलना है। क्या क्यूरेटर ऐसी ही विकेटें तैयार करेंगे या फिर स्पिन ट्रैक बनाएंगे, जहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा अगर टीम में चेंजिंग कर लें, इब्रार को वापस ले आएँ, नुमान अली को वापस लेकर आ जाएँ। नुमान की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट उन्होंने जो सीरीज़ खेली थी और लास्ट इनिंग के अंदर उन्होंने 70 रन देकर 7 खिलाड़ियों को आउट किया था। तो नुमान हमारे लिए बेस्ट प्लेयर हैं। बेशक वो थोड़े से एज हो गई उनके, लेकिन विकेटें तो वो ग्राउंड्स के अंदर ले रहे हैं ना। बिल्कुल मोइन भाई, असल मसला है आपको जीत चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए। एज का कोई फैक्टर नहीं है। आजकल इससे बड़ी बड़ी एज के प्लेयर्स खेल रहे हैं। आपने उस बॉलर्स के साथ जाना है जो आपको जीत की राह पर गामजन करें। अब देखिए, हम कह रहे हैं कि अबरार को इन कर लें। आज असिस्टेंट कोच जो है अजहर महमूद, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल के कह रहे थे कि हमें जो जिस विकेट की हमें तवक्का थी वो विकेट हमें नहीं मिली, और हमने मशवरे के साथ 4 फास्ट बॉलर खिलाए थे। और ये तो उन्होंने, आपने अभी अबरार का नाम लिया, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगला टेस्ट भी यही टीम खेलेगी। अरे भाई, कल का रिज़ल्ट आ लेने दें। कल जो मोइन भाई रिज़ल्ट आएगा ना, जिस तरीके से हमारी टीम के ख़िलाफ़ बांग्लादेश की टीम कल बॉलिंग करेगी, और उसके बाद जब मैच का इख्तिताम होगा, उस रिज़ल्ट को देखते हुए मैं समझ रहा हूँ कि एक नहीं 2-3 तब्दीलियाँ हो सकती हैं। आपको 2 जेन्युइन स्पिनर खिलाने पड़ सकते हैं। अगर बांग्लादेश ने कल कोई, वो कहती ना हम कुछ नया करने जा रहे हैं। एक दफ़ा नेशनल स्टेडियम कराची में भी इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन ने कहा था कि हम यहाँ कुछ नया करने जा रहे हैं। उससे पहले हमारा रिकॉर्ड था, हम नेशनल स्टेडियम में कभी भी टेस्ट मैच नहीं आ रहे थे। तो बांग्लादेश के लड़के भी, जो आपको पता है कि किस माहौल से वो आए और जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है आज के दिन में, जो मेहंदी हसन मिर्ज़ा और मुशफिकुर रहीम ने जो पार्टनरशिप एक 196 की है, और जिस तरीके से मुशफिक ने बिल्कुल एक आहनी दीवार बन के 191 स्कोर किया, और फिर उनका खूब मेहंदी हसन ने साथ दिया, तो और भी इनके जो जज्बे हैं उनको और भी जो है ना महमेज मिल गई है। और कल अगर पहले सेशन में इन्होंने एक ऐसी बॉलिंग करा दी, किसी एक बॉलर का अच्छा स्पेल चल गया, तो जो हम कह रहे थे कल के प्रोग्राम में भी हमने यही कहा था कि बांग्लादेश की टीम जो है आपको कहीं भी टफ टाइम दे सकती है। और आपको पता 5वें दिन थोड़ी सी और हेल्प करेगी जो विकेट है, वो चाहे फास्ट बॉलर्स हों या स्पिनर्स हों।
कल का दिन बड़ा अहम है। शुरू के जो 2 घंटे जिस तरीके से हम कह रहे थे कि हमारे बॉलर्स के लिए तीसरा दिन बड़ा अहम है, तो अब बांग्लादेश के लिए होगा, क्योंकि अब हम बैक फुट पे, फ्रंट फुट पे बांग्लादेश है, तो इसके लिए आप कल के दिन का इंतजार करें। अच्छा इकबाल साहब, कितना इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी टीम का पहले इनिंग में लीड ले लेना, फिर पाकिस्तान डिक्लेयर किए 448 रन पर इनिंग, 565 बांग्लादेश ने स्कोर किए, 117 रन की उन्होंने बरतरी हासिल, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें कुछ ज़्यादा जो है कारकर्दगी दिखानी, उन्होंने खुलकर खेला आज के मैच के अंदर, और जहाँ पर उन्होंने एक अच्छा स्कोर टोटल 565 सेट किया। आप भी कर सकते थे, आप 2 दफ़ा आउट करने की सलाहियत रख सकते थे, आपने 4 फास्ट बॉलर खिलाए, तो आप अगर 450 रन स्कोर हो रहा था, आपके पास अगर दिन भी बचते, 2 दिन भी बचते, आप 3 दिन भी खेलते, आपकी विकेटें नहीं गिर रहे थे। इन फॉर्म बैटिंग कर रहे थे उस वक्त मोहम्मद रिजवान, 171 रन की बारी पे 29 रन पर शाहिनशाह अफरीदी खेल रहे थे, तो उस वक्त आप तेज खेल सकते थे मजीद, और अपनी इनिंग को आप 600-650 रन तक ले जा सकते थे। आपसे जो वहां हमने गलती की, अगर वहां पर हम 600-650 रन स्कोर करते तो हम यहाँ फॉलो ऑन भी करवा सकते थे बांग्लादेश को, और उसके साथ साथ क्योंकि हम फास्ट बॉलर लेके जा रहे थे, प्रेशर रखते हैं हम उन पे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देखें शहजादा, मसला ये है कि पहले ही हमने जो है इस पे हम नुक्तेचीनी करते रहे, और हमने कहा भी था कि 4 फास्ट बॉलर्स का कोई तुक नहीं बनता। जब ये 4 फास्ट बॉलर्स का ट्रेंड जो है ये सिर्फ वेस्ट इंडीज को सूट करता था, और वो भी 1980 से 1990 तक, कि उन्होंने बाकायदा एक काली आंधी की तरह उनके वो फास्ट बॉलर्स जो हैं वो आते थे और किसी टीम को 150-200 के अंदर अंदर यूं ही घुमा देते थे। इवन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 5-0 हराया था, और इंग्लैंड को 2 दफ़ा इंग्लैंड में और 2 दफ़ा वेस्ट इंडीज में जो है 5-0 हराया था। तो वो टीम तो देखें वो बिल्कुल अपनी जगह सही थे। वो कोई भी ट्रैक हो, हमने मेलकम मार्शल को फैसलाबाद की पिच पे देखा था, और यहाँ पे कराची की पिच पे देखा था, क्या मूवमेंट थी उस स्पीड के साथ। लेकिन ये कि ये पाकिस्तान को सूट नहीं करता, हमारे फास्ट बॉलर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 145 तक जाते हैं, और दूसरी बात ये कि वो इतनी मूवमेंट भी नहीं है हमारे जब बॉलर्स की। और दूसरी बात ये कि ऑस्ट्रेलिया जैसी पिच या टीम या इंग्लैंड जैसी टीम अपने मैदानों में जो फास्टेस्ट मैदान है, इवन साउथ अफ्रीका स्पिनर्स रखते हैं, और हमारे पास भी बेहतरीन स्पिनर्स हैं। ठीक है, हमने यासिर शाह को तो ज़ाया कर दिया, लेकिन इब्रार है जिसको हमने नुमान अली, साजिद अली आपने ड्रॉप बेस पे किया कि हो रहा है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस तो ग्राउंड में बोलती थी। और देखें, स्पिनर की कोई एज नहीं होती, स्पिनर 45-50 तक आराम से कर सकता है। एंडरसन 42 की एज में रिटायर्ड हुआ, और परफॉर्मेस है नुमान अली की है। लास्ट अगर देखें तो 70 रन देकर उन्होंने 7 खिलाड़ी को आउट किया। एडी हेमिंग्स तो 39 की उम्र में तो आया था और 43 की एज तक खेलता रहा। तो देखें, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन ये क्यों उनसे बार बार गलतियां हो रही हैं? ये मतलब एक स्नो वाइट इफेक्ट हो रहा है कि मतलब एक बंदा पहाड़ी से गिरा है और वो गिरते ही जा रहा है। हमारे सेलेक्टर्स को चेंज भी कर दिया उन्होंने, दूसरे लेके आए, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं वो अंडर प्रेशर है, या उनको कुछ ना कुछ कहा गया है, या तो गैलप जो है उनकी जैसन ने जो है ये गलती की है। मगर फास्ट बॉलर्स का तुक नहीं बनता। हमारे इस वक्त जो भी फास्ट बॉलर्स हैं वो ना इमरान खान को टच कर सकते हैं, ना वकार को, ना वसीम को। तो इस वक्त आपने ये जो है मतलब मुझे बात समझ में ही नहीं आई, लेकिन ये कि हम इस चीज़ को बार बार प्रोग्राम में शहजाद आप भी और जावेद साहब भी इस चीज़ को उठाते रहे कि भाई ये तुक ही नहीं बनता कि 4 फास्ट बॉलर्स जो है खेलें। और जावेद साहब, हमारे पास बेहतरीन स्पिनर्स हैं दुनिया के, और उनको क्यों नहीं खिलाया जा रहा? इकबाल भाई देखें, मैं आज चौथे दिन तक जो ये टेस्ट मैच हुआ है, देखें पाकिस्तान की इसमें 3-4 गलतियां, सबसे फास्ट गलती, सबसे बड़ी गलती कि आपने 4 फास्ट बॉलर खिलाए और जेन्युइन स्पिनर के बगैर गए। नंबर 2, आप विकेट ही नहीं रीड कर सके, आप विकेट ही नहीं पढ़ सके। आप एक हफ्ता पहले से बता रहे कि बहुत फास्ट रह के, वो बिल्कुल फ्रेंडली विकेट थी, उस पर कोई वो नहीं था। और सबसे जो मेजर टर्निंग पॉइंट अगर किसी को कहते हैं तो वो जो 448 पे आपने डिक्लेरेशन की, जब आप डिक्लेरेशन कर रहे थे उस टाइम डिक्लेरेशन का टाइम नहीं था। आपको चाहिए था कि एक तो रिजवान के 200 हो जाते हैं, टीम स्पिरिट ठीक है, वो आपने डिक्लेयर किया, वो हम सेंचुरी के लिए नहीं करे, लेकिन वहीं अगर 150-200 और रन भी बन सकते थे।
भाई आप 650-700 रन बना के अगर आप हमला करते बांग्लादेशी बैट्समैनों पर तो हो सकता है आप फॉलो ऑन करा लेते, फॉलो ऑन के बाद आपको एक एडवांटेज मिल जाता आउट करने का। लेकिन ये जो मेजर गलती की आपने डिक्लेरेशन की 448 पे, ये भी जो मैं समझ रहा हूँ कि हमारे खिलाफ गई है, और स्पिनर ना खिलाकर वो भी हमारे खिलाफ, पिच हम पढ़ नहीं सके वो भी हमारे खिलाफ। पता नहीं चल रहा है कि जो मैनेजमेंट बैठी हुई है हमारी टीम के साथ वो कर क्या रही है। जैसन गिलेस्पी आ गया है, जैसन गिलेस्पी ने तो बड़े शुरू में कहा था कि मैं रेड बॉल क्रिकेट को ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। भाई आप ही की मंशा के मुताबिक जो है क्रूटर जो है बाहर से बुलवाया गया है, और आप ही की हदायत पर, जैसा कि आपने कहा कि हम फास्ट ट्रैक बना रहे हैं। भाई फास्ट ट्रैक आप कहाँ बना रहे थे, हमें तो नज़र नहीं आ रहा। हमें तो ये वो पिंडी की जो पुरानी विकेट है या T20 में 200-250 रन बन रहे थे वैसा ही बैटिंग ट्रैक नज़र आ रहा है। तो ये 3-4 पाकिस्तान ने मेजर गलतियां की, जिसका खुमियाजा जो है तकरीबन कल का दिन जो चलेगा पहला सेशन, वहां आपको पता चल जाएगा। चलें, पहला सेशन है क्या होता है कल देखेंगे। हमारे यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स की भारी जिम्मेदारी है बैटर्स की कि वो रन स्कोर करें क्या, तो फिर मैच को बचाने की भरपूर तौर पर कोशिश करें। लेकिन पांचवा दिन है, कुछ विकेट ब्रेक भी होती दिखाई देगी। और ये क्या कुछ होता है कल का जो जावेद साहब कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि पहला सेशन जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल है कल के टेस्ट मैच के हवाले से। इस पे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल भी, जिस तरह मैंने कुछ देर कबल शान मसूद के हवाले से की है, और फिर अब्दुल्ला शफीक, फिर बाबर आजम का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर बात करेंगे थोड़ी से क्रिकेट से हटकर स्नूकर की बात करें हम, और इकबाल साहब की तरफ से ज़रूर पूछना चाहूँगा। इकबाल साहब, अंडर 17 और अंडर 21 स्नूकर चैम्पियनशिप बांग्लादेश में मुनक्किद हो रही, इंडिया में मुनक्किद हो रही है, और इंडिया ने अब पाकिस्तानी टीम को वीज़ा जारी नहीं किया है। 3 प्लेयर्स एहसन रमज़ान, हसनैन अख्तर और हमज़ा इलियास जो थे पाकिस्तान की जानिब से, जो स्नूकर प्लेयर हैं वो हिस्सा लेने जा रहे थे, लेकिन वीज़ा ना मिलने के बाइस जो है वो इस टूर्नामेंट में शिरकत नहीं कर सके। आप समझते हैं सियासत अलग चीज़ होती है, खेल के मैदान अलग होते हैं। इस किस्म की हरकतें से शायद जो है भारत बाज नहीं आ रहा। हालांकि देखें तो इस वक्त स्नूकर के जितने प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के उम्दा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। क्या यही वजह है कि भारत ये समझते हैं कि इस चैम्पियनशिप के अंदर यहाँ पर 21 है, अंडर 21 में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छी कारकर्दगी, अंडर 17 में भी अच्छी कारकर्दगी, अंडर 13 में भी अच्छी कारकर्दगी रही है पाकिस्तान की। इस डर खौफ की बिना पर शायद वीज़ा जारी नहीं किया कि हमारे पास से ये चैम्पियनशिप है, शायद पाकिस्तान ना जीत ले, और पाकिस्तान अगर जीतेगा तो उसका सब ज़िलाली परचम जिस तरह अरशद नदीम ने पूरी दुनिया में लहराया है वहाँ पर ये भी लहराते नजर आएंगे। बिल्कुल शहजादा, बिल्कुल ये बात इस तरह सही है कि क्या है कि उनको एक खौफ है कि भाई फेस सेविंग हो जाए कम से कम हमारी अपनी कंट्री में, क्योंकि नीरज को जो है अरशद नदीम ने हरा दिया और बहुत बुरी तरह हरा दिया। और कुछ और भी बहुत सारी ऐसी गेम्स हुई हैं बीच में जिसमें पाकिस्तान ने जो है इंडिया को हरा दिया। तो अब उनके लिए फेस सेविंग का यही एक बेहतरीन तरीका है कि ताकि कि ये खिलाड़ी ना आए, क्योंकि देखें इंडिया दूसरों से तो हारने के लिए तैयार है लेकिन पाकिस्तान से हारने के लिए तैयार नहीं है। और अगर ये स्नूकर के जो खिलाड़ी हैं अंडर 13 और अंडर 17 और अंडर 19, और ये भी अगर वहाँ पे जाके जीत लेते हैं तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक तो उनका जो क्राउड है वो जो है न्यूसेंस क्रिएट करता है, फिर मीडिया जो है वो भी बहुत न्यूसेंस क्रिएट करता है। तो उन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए ये काम करते हैं वो, और वो हमेशा, क्योंकि देखें इंडिया जो है हालांकि दुनिया के बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ में आजकल उनका शुमार हो रहा है, इकोनॉमिकली बड़ी जो ऊपर गए हैं, लेकिन आपने देखा कि ओलंपिक्स में वो 2-3 मेडल जीत सके, गोल्ड मेडल नहीं जीत सके। तो मतलब है कि जहाँ पे जो टीमें टॉप 10 में या टॉप 20 में थी तो ये बहुत पीछे थे। तो इस वजह से उनको जो है एक तो शर्मिंदगी वैसे ही उनको सिर्फ अरशद नदीम की वजह से नहीं, बल्कि ओवरऑल इतना बड़ा कंटिजेंट जो है वहाँ पे गया था ओलंपिक्स में, और 2-3 मेडल्स उनको मिले हैं, और इतना बड़ा मुल्क और इतना पैसा वो खर्च करते हैं। तो उनको यही डर है कि भाई ये लोग आएंगे और यहाँ पे जीतेंगे तो हमारे लिए बड़ी निदामत की बात है। तो इसलिए वो ये चाहते ही नहीं है कि हमारे जो है खिलाड़ी वहाँ पे जाएं।
हमारे खिलाड़ी वहाँ पर जाएं। जावेद इकबाल भट्टी, क्या कहेंगे इस स्नूकर के जो प्लेयर्स नहीं गए हैं और जिन्हें एनओसी भारत ने नहीं जारी किया, डर खौफ में वो भी मुब्तला है? बिल्कुल मोइन भाई, इंडिया आपको पता हमेशा से इसी डर और खौफ में है कि जैसे इकबाल भाई कह रहे थे कि यार पाकिस्तान के जो स्नूकर के प्लेयर्स आ रहे हैं, एहसन है, हमजा है, रमज़ान है, आपको पता है ये अंडर 17 और अंडर 21 का जो ये शेड्यूल टूर्नामेंट बेंगलोर में हो रहा था, वहाँ हमारे लड़कों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी और यहाँ ये लड़के बिल्कुल टॉप क्लास जो स्नूकर पेश कर रहे थे। इंडिया को वही जैसे इकबाल भाई कह रहे हैं, हार का खौफ कि ये ना हो इंडिया में आकर, मकसद बेंगलोर में आकर, और इसको ज़रा पीछे तनाजुर में ले जाएं। जैसे चैंपियन ट्रॉफी का मसला आ रहा है और अभी तक गो में गो की कैफियत में है, वो चाह नहीं रहा कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले ही जो है स्नूकर में आकर पाकिस्तान के प्लेयर जो है यहाँ पाकिस्तान का परचम लहरा जाएं। और भाई खेलों को आप सियासत से दूर रखो, जब तक आप सियासत से खेलों को दूर नहीं करोगे ये कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। भाई पाकिस्तान तो हर जगह हर मुल्क के साथ खेलने को तैयार है, लेकिन देखिए इंडिया ने जो है हमें बच्चों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया और इंटरनेशनल स्नूकर जो फेडरेशन है वहाँ भी हमने एहतजाज किया। अच्छा, कभी वहाँ भी हमारी काम नहीं आया गवर्नमेंट ने हमारे। भी मुदाखलत नहीं की है? हमने देखा है कि कोई भी अगर टूर है इंडिया का हो रहा है तो वहाँ मोइन भाई, पाकिस्तानी किस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट हमेशा आड़े आ जाती है। असल मसला ये ना, देखें वो कहते हैं ना कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं। आप दुनिया की सबसे बड़ी अगर जमहूरियत हैं तो जो जमहूरी रहनुमा असूल है उन पे तो आप अमल कर नहीं सकते। सबसे ज़्यादा प्यार और मोहब्बत जो है खेलों से ही बढ़ता है। आज तक हमारी गवर्नमेंट ने कभी भी किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ कभी खेलों में मकसद इंटरफेयर ही नहीं किया कि भाई स्क्वैश की टीम जा रही है, स्नूकर की जा रही, क्रिकेट की जा रही, हॉकी की जा रही, बास्केटबॉल की जा रही और एथलीट जा रहे हैं। कभी भी पाकिस्तान की तरफ से आज तक किसी रिकॉर्ड बुक में ये नहीं लिखा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया कि नहीं जी वहाँ खेलने नहीं जाना। इवन कि हम तो उस टाइम पे श्रीलंका में दौरे कर कर आए हैं, टेस्ट खेल कर आए हैं, जब श्रीलंका के हालात आपको पता बहुत ख़राब होते थे, ये तमिल टाइगर्स का कोई चक्कर। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट का दिल बड़ा है। इसी तरह जैसे इंडिया की गवर्नमेंट है, इससे पहले इंडिया की गवर्नमेंट जो थी इस तरीके की इंतहा पसंदी जो है उनमें नहीं थी। लेकिन जब से ये हिंदुत्व के बानी जो है ये मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इनके टाइम में तो मैं बोलता हूँ इंतहा पसंदी भी अरूज पे चली गई। जिस तरीके से इन जुल्म की दास्तानें कश्मीर में रकम कर रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पे वहाँ जो है अकलियतों का जीना मुहाल किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ों के तनाजुर में चाहते हैं कि बस पाकिस्तान हमने नहीं जाना, पाकिस्तान को यहाँ नहीं खेलने आने देना। इंटरनेशनल इवेंट होते हैं तो वहाँ तो दुनिया का दबाव होता है, वहाँ तो मजबूरन आपको खेलना ही खेलना है। इन सारी चीज़ों से निकलें, खेलों की तरफ आएँ, प्यार मोहब्बत बढ़ाएं। आवाम दोनों मुल्कों की जो है एक दूसरे से मिलना चाहती है, एक दूसरे से खेलना, टीमों को देखना चाहती, लेकिन ये थोड़ी सी जो चंद एक इंतहा पसंद ऊपर बैठे हुए हैं उनकी वजह से जो है ना ये सारे मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। इकबाल साहब, गवर्नमेंट के हवाले से क्या कहेंगे? खेलों में सियासत का आना आप समझते हैं कि सही बेहतर चीज़ नहीं है? अगर सियासत को हटा दिया जाए और खेलों को खेल की तरह रखा जाए, दोनों ममालिक के जो माबैन सीरीज़ हो, चाहे वो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, तमाम ही चीज़ों की हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि दोनों जो आवाम है वहाँ की ये चाहती है कि कम अज़ कम जो चाहे वो क्रिकेट हो या कोई सा भी खेल हो, वहाँ पर एक दूसरे जो है बाहमी इश्तराक से जो है सीरीज खेलें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर इससे ज़्यादा मसला ये है कि हमारी जो भी गवर्नमेंट्स हैं इसमें वो ख़ुद भी अंडर प्रेशर हैं सियासत के हिसाब से भी। और आप देखेंगे जो डिसीशंस करते हैं और जो हेड ऑफ दी स्पोर्ट्स होते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स को लेके देख लें तो वो भी आप देखेंगे कोई फेवरेटिज्म पे हो रहा होता है, मेरिट पे तो है नहीं। इकबाल भाई वो तो एक अलग मैटर है। हमने कभी भी इंटरनेशनल टूर में हमारी गवर्नमेंट ने कभी दखल अंदाजी नहीं की। मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखें गवर्नमेंट जब मजबूत होती है तो मतलब बेगर्स कांट बी चूजर्स वाली बात है। जब गवर्नमेंट्स मजबूत ही नहीं है तो वो कहाँ से बात करेंगी। तो और दूसरी बात यह कि जो आपने बात कही ना, उसके अलावा जावेद साहब इस वक्त मुझे मतलब याद नहीं आ रहा, लेकिन ये कि 2-3 और स्पोर्ट्स हैं जिसमें इंडिया को पाकिस्तान के बच्चों ने हराया है और इस वजह से वो एक तो अंडर प्रेशर है, नफसियाती तौर पे वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है और वहाँ का अवाम जो है ना वो बिल्कुल उनको और या परेशान कर सकता है, वो वहाँ पे एक बड़ा न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है। इसलिए वो चाहते ही नहीं है कि इनको बुलाया जाए।
वो नेपाल से भी हारने के लिए तैयार है, बांग्लादेश से भी हारने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान से वो अपने मुल्क में हारने के लिए तैयार नहीं है। तो क्योंकि वहाँ पे उनका अवाम जो है वो जो देखिए, एक तो अवाम जिनकी आपने जिक्र किया कि वो मोहब्बत करते हैं हम हमारे साथ, वो एक ठीक है, उनकी अक्सरियत होगी, लेकिन ये कि कुछ अवाम ऐसा है जो जब पॉलिटिकल विंग्स के साथ अटैच्ड है और वो जो है इनके साथ न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है। आपको शायद याद होगा कि कलकत्ता में हम एक टेस्ट मैच जीत रहे थे और वहाँ पे उन्होंने आग लगा दी थी और फिर वो क्राउड को निकाल के वो मैच करवाया गया था। तो देखें, ये मसले इंडिया में हैं, एक्सट्रीमिटीज़ वहाँ पे हमसे ज़्यादा हैं और ये चीज़ भी हमें देखनी होगी, क्योंकि ठीक है सियासी तौर पे जो भी मसले हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अच्छा उसका अमल दखल भी है, लेकिन स्पोर्ट्स के हवाले से उनके पास गुंजाइश नहीं है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के मामले में। अगर पाकिस्तान वहाँ जाके जीतेगा, और पाकिस्तान का क्रिकेट के हवाले से भी ये बड़ा रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट में कि पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मैचेस वहाँ पे भी जीता है, तो इस वजह से वो कहीं से भी ऐसी कोई गलती करना नहीं चाहते, क्योंकि ये तो चीज़ें रिकॉर्ड में है, तारीख में है कि वहाँ का जो क्राउड है वो आग लगा देता। तो वो ये नहीं चाहते कि उनके पास कोई भी ऐसी एक्सट्रीमिटीज़ हों जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो इसी वजह से वो इस चीज़ को बिल्कुल माइनस करना चाहते हैं, पाकिस्तान की टीम ना हो तो उनके लिए वो बेहतर है। पाक- जी जी जावेद साहब लेकिन कुछ कहना। इकबाल भाई देखें, जैसे आप क्राउड की बात कर रहे हैं ना, हम्म। क्राउड जब इस टाइप का था तो फिर भी आपको पता है कि टूर्स हो रहे थे, इंडिया की टीम भी यहाँ आ रही थी, हम भी वहाँ खेलने से जा रहे थे। लेकिन ये क्या कीजिए, जब आप गवर्नमेंट की सतह पे हाई लेवल पे जब इंतहा पसंदाना जहन के लोग आ जाएंगे तो फिर आप कहाँ से खेलों में वो करें। देखें, प्लेयर्स जो होते हैं वो अमन के सफ़ीर होते हैं, चाहे हमारे मुल्क का हो या इंडिया के मुल्क का हो। देखिए अभी हाल ही में जो अभी ये नीरज चोपड़ा और ये अरशद नदीम की वालदा के जो एक दूसरे के बारे में जज्बात थे, नीरज के बारे में और अरशद के बारे में, वो कितना अच्छा साइन गया है, बहुत अप्रिशिएट किया ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान में भी। असल मसला मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये जो खन्नास है, इंतहा पसंद है ना, जब तक ये जो है उनके जहनों से नहीं निकलेगा तो ये बहामी जो टूर्स हैं हम एक दूसरे के खिलाफ जो करते थे और मोहब्बतें और भाईचारगी बढ़ती थी हमारे में, वो सारी चीज़ें दोबारा उसी मकाम पर आ जाएंगी। सिर्फ थोड़ा सा ये जहन चेंज करने की ज़रूरत है। नहीं, जावेद साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मसला वहीं आके खड़ा हो जाता है कि क्या है कि अब अरशद नदीम है और नीरज है, आपस में भाइयों की तरह रहते हैं। उनकी वालदा ने बहुत बड़ी बात कह दी कि ये भी मेरा बेटा है, और लेकिन ये कि देखें आवाम के लिए बड़ी तकलीफदेह बात है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अरशद नदीम जो है वो जीत गया और नीरज के चांसेस ज़्यादा थे। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे हौसले बिल्कुल पस्त हैं और वो नहीं चाहते कि किसी भी गेम पे, भले वो स्नूकर हो या चेस हो या कोई सा भी छोटी गेम हो, उसमें भी हम हार जाएं। और यहाँ पे तो ये ठीक ठाक टूर्नामेंट हो रहा है। लेकिन इकबाल भाई, जो इंटरनेशनल बॉडियां बनी हुई हैं, स्नूकर की हो, क्रिकेट की हो, हॉकी की हो, एथलेटिक्स की हो, किसी भी किस्म जो इंटरनेशनल जो आपको पता है जो एसोसिएशन बनी होती है, उन्हें कम से कम इंडिया को पनिश तो करना चाहिए कि भाई ये खेलों के अंदर आप सियासत क्यों लेकर आ रहे हैं, आप इन प्लेयर्स को क्यों नहीं इजाजत दे रहे। अगर पाकिस्तान ने ये मसला उठाया था तो उनको भी चाहिए था बात करते हैं। मतलब पाकिस्तान मसला उठाए ना उठाए, उनको उनका काम है कि वो पेनल्टी लगाएं, और डेफिनेटली उनके रूल्स में होगा कि कोई भी टीम जब आपके पास आ रही है एज अ गेस्ट, तो होस्ट कंट्री अगर उसको वीज़ा नहीं देती तो उस पर पेनल्टी होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि एक परमानेंट रूल हो, बल्कि जब आप उस इवेंट की पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें भी एक सिट जो है डाली जाए कि भाई अगर आपने इनको वीज़ा नहीं दिया, आपने इनको फैसिलिटेट नहीं किया, तो आपको इतना हर्जाना लगेगा। तो ये तो होना चाहिए हर गेम के लिहाज से, और अगर ये नहीं होता तो फिर ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी वीक है। तो अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं करती तो फिर तो प्रॉब्लम ही होगा बहुत सारे चले। मुल्कों में। प्रॉब्लम तो होती रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी सी और भी प्रॉब्लम होती दिखाई दे रही है। आईसीसी के सदर जो इलेक्शन होने वाले हैं, मंतखब की जो वहाँ के सदर की हैसियत से जो है जिया शाह का नाम है बड़ा वाज़े तौर पर आ रहा है। अगर आईसीसी की
वो सदर बन गए, तो जो बहुत से जो इवेंट्स हैं, और जिस तरह अभी चैंपियन ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान के अंदर और उसमें इंडिया की टीम ने भी पाकिस्तान में आना है, और उससे और जे शाह अगर आईसीसी के सदर बन जाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि उस वक्त इंडिया की टीम पाकिस्तान का दौरा कर सकेगी? देखें शहजादा, अब उस वहां पे सिचुएशन एक डिफरेंट हो जाती है, ठीक है, सदर जब बन जाते हैं। हाँ, तो उसमें यह है कि अगर वो जो है एक तरफ पल्ला उनका भारी हो जाता है, वो इंडिया के लिए सोचते हैं, तो फिर तो जाहिर बात है वो कोशिश करेंगे कि इंडिया ना आए। लेकिन एज ए न्यूट्रल पर्सन, क्योंकि देखें जब आप इस इतने बड़े ओहदे पे होते हैं और अगर आपने ये छोटी छोटी चीज़ों पे जो है वो रुक गए, तो फिर तो आपकी अपनी नदामत है, अपनी एम्बैरेसमेंट है। तो आपको इस चीज़ के लिए सोचना पड़ेगा कि भाई आप अपने से बढ़ के जो है इसको सोचें, और जो भी आपस में टीमें हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट में आप देखें कि बेहतरीन टीमें जो हैं वो 6 से 8 टीमें हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं। फिर आपकी जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 टीमें होंगी। तो आप उनमें भी दरार डालेंगे तो फिर प्रॉब्लम तो होगी। देखिए हॉकी या फुटबॉल उसमें बहुत ज़्यादा टीमें होती हैं, लेकिन ये कि उनको भी जो है क्वालिफाइंग राउंड से वो निकाल के आप जो है लेके आते हैं। लेकिन क्रिकेट में इतनी ज़्यादा टीमें, टॉप टीमें नहीं हैं, बढ़ाई ज़रूर गई हैं, प्रमोट ज़रूर की गई हैं। तो इसलिए मैं आपको यही कह रहा हूँ कि भाई आप जो है ना इनको इस चीज़ पे ना जाएं, भले कोई भी आ जाए, इंडिया का आ जाए या पाकिस्तानी आ जाए हेड जो है आपका आईसीसी का, लेकिन आप जो है टूर्नामेंट चलें इसी पे जावेद साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं जे शाह के हवाले से। मैं तो ये देख रहा हूँ, अगर जे शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं तो फिर इंडिया की टीम पाकिस्तान लाजमी आएगी, क्योंकि उन पे जो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। क्योंकि जे शाह ऐसा फैसला नहीं कर पाएंगे कि अपनी गवर्नमेंट्स को मजबूर कर सकते हैं कि भाई अब जो है चेयरमैन जो है इंडिया का है, लिहाजा जो रूल्स हैं आईसीसी के उस हिसाब उनको से फॉलो चलना करना पड़ेगा। और खुशाइन चीज़ होगी अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान के लिए ये जो चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आए, तो यहाँ की जो शायकीन क्रिकेट है वो भी खुश दिखाई देंगे, वहाँ इंडिया में मौजूद है जो शायकीन क्रिकेट है वो भी खुश दिखाई देंगे, और वहाँ भी जब अगर ताल्लुकात बहाल होंगे, टीमें एक दूसरे के साथ मैचेस खेलती दिखाई देंगी, तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान और इंडिया के जो दोस्ताना ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर होते हुए दिखाई देंगे।